हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं आप लोग के लिए शाद एक पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। इस वक्त अंश जो कि अपने कैबिन में आकर के बैठ चुके थे और क्रिश जो कि नीचे ही रहने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता था इस वक्त जितना वो अंश से दूर रहेगा उतना ही उसके सांसों और उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अभी अंश जो कि अपने सर पर अपने हाथ को रखे हुए कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए थे और बस चेयर से कभी इधर तो कभी दूसरे साइड में घूम रहे थे कि तभी सामने से कोई बहुत ही प्यार से धीरे से नॉक करते हुए पूछता है, सो मे आई कम इन। जैसे ही आवाज़ आई थी, अंश अपनी आंखें खोल करके सामने की तरफ काफ़ी गुस्से में देखते हुए कहते हैं, मैंने मना किया यहाँ। उन्होंने ये बोला तो था, लेकिन बोलते बोलते उनके आगे के शब्द रुक गए थे, क्योंकि सामने जो इस वक्त खड़ा था अंश उसे थोड़ा देर देखते रह जाते हैं। ये वही लड़की थी एंड्रिया, जो कि कल अंश के ऊपर जानबूझकर के गिरने की कोशिश कर रही थी और इस बात को अंश ने नोटिस कर लिया था। अंश उसे अंदर आने का इशारा करते हुए कहते हैं, कम इन। एंड्रिया खुश होते हुए कहती है, हेलो सर। सर वो कल पार्टी में जो भी कुछ हुआ, आई एम रियली सो सॉरी। लेकिन अंश उसको घूरते हुए कहते हैं, ये बोलने के लिए आई हो तुम यहाँ पर? तुम्हें पता नहीं है आज मैंने मना किया है कि कोई भी मेरे कैबिन के अंदर एंटर नहीं होगा और मेरे फ्लोर पर भी आना अलाउड नहीं है किसी को। एंड्रिया धीरे से अपना थूक घटकते हुए कहती है, वो मुझे काम था सर, वरना मैं क्यों आती। अंश से पूछते हैं, क्या काम है तुम्हें, क्यों आई हो यहाँ पर? वहीं सामने खड़ी वो लड़की यानी कि एंड्रिया, जो कि अपने हाथ में लिए फाइल्स को आगे बढ़ाकर अंश को दिखाते हुए कहती है, मॉडल का कल एक फैशन शो है, तो अगर आपकी पॉसिबिलिटी हो पाती वहाँ पर प्रेजेंट होने। लेकिन तभी अंश काफ़ी गुस्से में खड़े होकर के टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहते हैं, मेरे पास अपना बहुत सारा काम है। अगर ये काम अर्जुन ने करने के लिए कहा है तो उसे बोल देना कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं होता, मैं बैठ करके मॉडल शो नहीं एंजॉय कर सकता। एंड जस्ट गेट लॉस्ट। और ये बोलते बोलते अंश की नज़र उस लड़की के हाथ पर जाती है और अंश उस तरफ देखते हुए थोड़ा गौर से अपनी आंखों को टिकाते हुए धीरे से अपने मन में ही कहते हैं, ये रिंग। गुस्से से इस वक्त उनकी पूरी आंख जो कि लाल हो चुकी थी और वो अपनी नज़र को जैसे उस लड़की के हाथों पर गड़ाए थे, वो उसको कुछ सेकंड के लिए वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं, वेट। वो उसके हाथ में लिए फाइल्स को नहीं बल्कि उसके उंगली पर बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, जहाँ पर एक सिंबल का रिंग बना हुआ था। वो ओम सिंबल का रिंग था, जिससे अंश को कुछ बहुत ही पुरानी बातें याद आने लगती हैं और अंश तुरंत इस बात को समझ चुके थे कि आखिर यहाँ पर मामला किस हद तक गड़बड़ हो चुका है। अंश अपने सिर पर अपना हाथ धीरे से रब करते हैं और फिर उसको जाने का इशारा कर दिए थे। वो समझ नहीं पाई थी कि आखिर अंश ने नोटिस क्या किया है और वो अपने हाथ में फाइल्स को लेकर के निराश होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है और अपने कान पर ब्लूटूथ लगाते हुए कहती है, प्लान फेल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ से कोई हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ सेकंड का रोकना, इसका मतलब उसे दोबारा से कुछ याद आ रहा है। गुड, यू आर डूइंग सो वेल। एंड्रिया तो इस बात को नहीं समझ पाई थी, लेकिन सम्राट इस बात को समझते हुए कहते हैं, फाइनली अब उसे कुछ ना कुछ याद ज़रूर आएगा। गुड, अब इस रिंग को कभी उतारना मत। एंड्रिया तुरंत ही अपनी उस रिंग की तरफ देखकर कहती है, ओ माय गॉड, ये रिंग तो मुझे उन्होंने ही दी थी, क्या उन्हें याद आ गया होगा? ये सुनकर सम्राट हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, लग तो यही रहा है, वैसे बच कर रहना तुम और अपनी उंगली को भी बचा कर रखना, कहीं ऐसा ना गुस्से में कट जाए। लेकिन एंड्रिया इससे थोड़ा डरते हुए कहती है, ऐसा क्यों करेंगे वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तभी सम्राट को इस बात पर हंसी आ गई थी और वो हंसते हुए आराम से सोफे पर बैठते हुए कहता है, वो मेरा भाई है और सच कहूँ तो मुझसे भी बड़ा साइको है। अगर उसे गुस्सा है तो वो कुछ भी कर सकता है और ये बात मैं भी जानता हूँ और मेरा पूरा ख़ानदान भी। हाँ, लेकिन अभी तुम उसके गुस्से से वाकिफ़ नहीं हो, क्योंकि अभी तक तुमने सिर्फ उनका सॉफ्ट वर्जन देखा है। खैर, मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा। ये बोलते हुए मुझे गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन ठीक है, वो तुम्हारे साथ जो मन चाहे वो करे, बस मेरी नारा को छोड़ दे। ये बोलकर के सम्राट ने एक तरफ से फ़ोन तो कट कर दिया था, लेकिन एंड्रिया की सांस फूलने लगी थी। अंश बिना देरी किए तुरंत ही अर्जुन को कॉल लगाते हैं, जो कि इस वक्त दूसरी तरफ किसी से बात कर रहे थे। वो इस वक्त समायरा के सामने बैठे उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे।
समारा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी चुपचाप बस एक जगह पर बैठी थी और वहीं अर्जुन उसके सामने। वो धीरे से उसको समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा है अजीब, आई अंडरस्टैंड, और कभी कभी तो उसे देख कर के मुझे भी थोड़ा, बट कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताना। लेकिन तभी वो अभी और आगे कुछ बात करने वाले होते हैं। वो अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं बचपन से ही। पहले उसे अपने ख़ानदान का सच पता चलता है, स्पेशली वो सच जो कि उसके अपने माँ बाप से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद अचानक जब सब कुछ ठीक होने वाला था, उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी कि वो टॉप क्लास बिजनेसमैन बने ताकि अपनी मॉम और अपनी सिस्टर को वो अच्छी ज़िंदगी दे सके। और जब वो इंडिया वापस लौटता है तो उसे अपनी बहन की शक्ल तक देखना नसीब नहीं हुआ। और इतने में भी शायद उसकी किस्मत रुकने वाली नहीं थी। जब इतना कुछ होने के बाद उसे कोई संभालने के लिए आया तो वो भी, लेकिन अभी वो आगे कुछ बोल पाते तभी पीछे से शालिनी जी अर्जुन के फ़ोन को थमाते हुए कहती हैं, ये काफ़ी देर से तुम्हारा फ़ोन बज रहा है अर्जुन। समायरा उस बारे में तो कभी भी अंश के मुंह से नहीं सुनी थी। उसके माँ पापा के बीच जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में तो अंश ने बताया था, और बहन के बारे में भी अंश ने जिक्र किया था। लेकिन ये आखिरी की बात जो कि अर्जुन अभी बताने वाले होते हैं, लेकिन तब तक अंश का फ़ोन आ जाता है। अंश का फ़ोन देख कर के थोड़ा देर अर्जुन जो कि डीप ब्रीदिंग लेते हैं और अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, वो एक पेशेंट है, मुझे उसे पेशेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। और ये बोलकर उन्होंने फ़ोन को रिसीव किया था और कान पर लगाते हुए बाहर की तरफ आते हुए कहते हैं, क्या बात है, इतनी जल्दी याद आ गई मेरी। ये सुनते ही अंश कहते हैं, बकवास बंद कर, ये जो तेरी नई असिस्टेंट है, क्या नाम है इसका। मैं ये सुन करके अर्जुन थोड़ा परेशान होते हुए पूछते हैं, उसके साथ क्या कर रहे तो? देख, वो बेचारी अभी नहीं है यहाँ पर, प्लीज़ उसे मत डांटना और अपने गुस्से का शिकार उसे मत ही बनाना। अंश कहते हैं, जितना पूछ रहा हूँ उतना बता, नाम क्या है उसका। वहीं अर्जुन जो कहते हैं, एंड्रिया नाम है। क्यों? ये बात अंश को कहीं ना कहीं हजम नहीं होती और वो कहते हैं, डिटेल्स याद है उसके, कुछ भी पता है उसके बारे में। अर्जुन को अजीब लग रहा था कि किस तरह से अंश उनके अपने असिस्टेंट के बारे में पूछे जा रहे हैं। अर्जुन आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहते हैं, भाई तू जानना क्या चाहता है, और अब उस लड़की ने क्या कर दिया। अंश कहते हैं, ये लड़की जो दिख रही है वो नहीं है, मुझे उसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, कहाँ से आई है, कब पैदा हुई है, इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल करके दो मुझे। या तो ये काम तुम खुद करो या तो फिर मैं करूँगा। मैं अर्जुन जो कहते हैं, तू रहने दे, तू कोई भी काम इस वक्त सही से तो कर नहीं पाएगा, मैं ही दूंगा तुझे, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। वही अंश कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स तुझे मिले ऑब्वियसली वो फेक होंगे, जब नाम सच नहीं है तो बाकी की चीज़ें क्या घंटा सच होगी। जितना भी है बस पता लगा करके मुझे बता, बाकी की चीज़ें मैं खुद हैंडल कर लूँगा। ये सारी बात सम्राट ने सुन लिया था, लेकिन सम्राट को एंड्रिया की ज़रा भी फिक्र नहीं थी। वो हंसते हुए कहता है, चलो बढ़िया है, तुम्हारा दिमाग और दिल कहीं और तो लग रहा है अंश, अब मुझे थोड़ा वक्त तो मिल पाएगा। अरे एंड्रिया, पता नहीं क्या सोच करके दोबारा से उसकी ज़िंदगी में आने का डिसीजन ले लिया उसने। अरे मेरा काम करती और निकल लेती, लेकिन नहीं, उसे तो अपना अंश चाहिए। मुझे तो डर है कहीं अपनी जान ही ना गंवा बैठे वो। खैर, मरते हैं तो मरने दो इन दोनों को, वैसे भी वेस्ट मटेरियल है। अंश को दी फर्स्ट फ्लोर पर कॉल किए थे और क्रिश को तुरंत ही अपने केबिन में बुलाते हैं। क्रिश कुछ ऐसे ही बात पता चली थी कि अंश उसे फ़ौरन बुलाए हैं। वो डरते हुए कहता है, अब क्या कर दिया मैंने, सर ने तो मना किया था कि आज केबिन में नहीं आना है मुझे, क्या करूं। तभी सामने की एक लड़की जो कि उसे प्यार से कहती है, चले भी जाइए ना, अगर आप नहीं गए तो सबकी वॉट लगेगी। क्रिश जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ, तुम लोग के चक्कर में बलि का बकरा तो मैं ही बनूंगा, जाता हूँ। वैसे भी मुझे सर को पटाना आता है, अगर सर गुस्सा करेंगे तो झुक जाऊंगा उनके सामने और पड़ जाऊंगा उनके पैर पर, और तब तक सिर पटकूंगा जब तक नहीं मान जाते। वैसे भी सर इतने भी बुरे नहीं हैं, माफ़ तो कर ही दिया ना मुझे। वो जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए अब केबिन के बाहर आकर के खड़ा हो गया था और एक और बार अपने हाथों को जोड़ करके ऊपर की तरफ देखकर कहता है, हे हनुमान जी, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, अपने भक्त की रक्षा करना। और ये बोल करके वो धीरे से अंदर की तरफ
कदम बढ़ाते हुए कहता है, मे आई कम इन सर। उसने अभी इतना बोला ही था कि तभी अंश काफ़ी जल्दी में उसको बुलाते हुए कहते हैं, जल्दी आओ। क्रिश भागते हुए अंश के ठीक बगल में आकर खड़ा होता है और अंश इस वक्त अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। और जैसे ही वो इस वक्त किसी लड़की का फोटो देखता हुआ अंश को पाता है, वो थोड़ा नाराज़ होकर कहता है, सर दिस इज़ चीटिंग सर। आप मेरे बॉस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, आप मेरी भाभी को चीट नहीं कर सकते। जैसे उसने इतना बोला था अंश उसको घूरते हुए कहते हैं, जिंदा रहना है तुम्हें। क्रिश अभी इस वक्त अपनी एक उंगली को अंश की तरफ पॉइंट कर रहा था और ऐसे उन्हें बता रहा था जैसे वो उनका कोई बड़ा भाई हो। वो जल्दी से अपनी मुट्ठी को कस करके बंद करते हुए कहता है, सर आप जो करेंगे सही करेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और वह दोबारा से अंश की तरफ झुकते हुए कहता है, क्या हुआ सर, इस लड़की का कुछ करना है? अंश कहते हैं, कौन है ये? इसकी आंखें बहुत बहुत फेमिलियर लग रही हैं मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए। क्या ये इससे पहले इंडिया आई है? क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से साफ पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ी है और इसका यहाँ पर आना उसी दिन हुआ जिस दिन मेरी शादी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के दिन भी मैंने ऐसी किसी तो लड़की को देखा था, लेकिन मुझे अच्छे से मुझे क्लियर विजन नहीं आ रहा है। वहीं क्रिश कहता है, सर हो सकता तो आपकी शादी अटेंड करने आई हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। अब पर इसमें मतलब आपको इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? अंश कहते हैं, शट अप। तुम्हें कुछ जब पता नहीं होता ना तो अपना मुंह मत खोला करो, जितना बोल रहा हूँ उतना करो। इस लड़की का नाम, इसका पता, इसकी जन्मतिथि, हर एक चीज़ मुझे चाहिए। ये सुनकर के क्रिश कहता है, ओके सर, मैं करता हूँ। वहीं अंश कहते हैं, मुझे शाम तक चाहिए क्रिश। जैसे ही कृष्ण ने यह सुना था वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, शाम तक? ये तो बहुत कम टाइम है, पता नहीं कहाँ से आई है, कहाँ क्या करूँगा मैं। एक काम करता हूँ, इसी से जाकर के सब कुछ पूछ लेता हूँ। और वंश से कहता है, ओके सर, आपने कहा, और बस कृष्ण के लिए तो आपका हर एक हुक्म सर आंखों पर, मैं कर दूंगा सर शाम तक। अंश के पास लगातार फोन्स पे फोन्स आते जा रहे थे। उनके हर एक मीटिंग्स जो कि आज पोस्टपोन की जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग थे जो कि आज उनसे मिलने की कोशिश में लगे। लेकिन बार बार फ़ोन बजने के बाद अंश का दिमाग और ज़्यादा खराब हो रहा था और वो अपने ड्रॉर में से एक सीजर निकाल करके अपने सारे टेलीफोन्स का तार खुद ही काट दिए थे। दोबारा से अपनी चेयर पर आराम से लीन होकर के रिलैक्स होने लगते हैं। वो अपने आप को रिलैक्स करने की सिर्फ कोशिश में लगे तो हुए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। वहीं क्रिश जो कि इस वक्त अर्जुन के ऑफिस की तरफ ही जा रहा था, जहां अर्जुन अभी अपनी गाड़ी से उतरते हुए क्रिश को भागता हुआ इस तरह अपने ऑफिस की तरफ जा करके अंदर एंट्री लेता हुआ देख करके उसे रोकते हुए कहते हैं, क्रिश यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिश इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा था और वह सांस लेते हुए कहता है, हाँ सर, मैं आपके ऑफिस जा रहा हूँ। ये सुनकर अर्जुन जो कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली मगर मुझे दिखाई अच्छे से देता है और मुझे ये भी दिख रहा है कि तुम मेरे ऑफिस जा रहे हो, लेकिन क्यों और इस हालत में? वहीं कृष्ण कहता है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, शाम तक अगर मैंने उस लड़की के बारे में सर को सब कुछ नहीं बताया ना तो मेरी पुंगी बजा देंगे सर। इस बात पर अर्जुन ने भी अपने सर को हाँ मिला दिया था और उसके कंधे पर टैप करते हुए उसे अपने साथ ही अंदर ले आते हैं। वो भी थोड़ा कंफ्यूज थे और वो कृष्ण से पूछते हैं, क्या हो गया अंश को? इसका दिमाग तो सिर्फ अभी उसकी अपनी समारा पर था ना, अभी सुबह ही तो बोला था उसने, और इतना जल्दी उसका दिमाग चेंज हो गया। कृष्ण कहता है, उनका दिमाग कितनी आसानी से चेंज होता है ये आपको भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ अंश कहते हैं, मेरे अलावा उस लड़की को और किसने देखा था? किसने? लेकिन तभी उन्हें याद आता है अविरल, जो कि उनके साथ ही एक बार उस लड़की से मिलने के लिए तो गया था और एक बार नितिन, मानव और अविरल जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उस लड़की से बात भी किए थे। और अंश इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत ही उन तीनों को टेक्स्ट करते हुए कहते हैं, अगर नितिन की तबीयत ठीक हो तो तुम तीनों मेरे ऑफिस आओ, कुछ ज़रूरी काम है। अंश का टेक्स्ट जैसे अविरल के पास पहुंचा था, वो थोड़ी देर बाद अंश का रिप्लाई करते हुए कहता है, शाम तक हम नितिन को दिखाने के लिए हॉस्पिटल आ ही रहे, अगर मिलना है तो शाम तक मिले तुम्हारे मेंशन में। अंश ने बस इस बात पर हामी तो भर दी थी, लेकिन वो इस बारे में नहीं सोचे थे कि इस समारोह को इस बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है। और दूसरी तरफ समारा के भी दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर कौन सी ऐसी ट्रेजेडी है जिसके बारे में अर्जुन उसे बताने वाले थे।
इस वक्त शालिनी जी भी किसी और बात को लेकर के परेशान थी और दूसरी तरफ इस वक्त शेखर जी जो कि उनके ही रूम से बाहर की तरफ निकल कर आ रहे थे, काफ़ी गुस्से में। इस वक्त समारा जो कि बाउंड्री से टिक कर खड़ी थी और शेखर जी को इस तरह से शालिनी जी के कमरे से बाहर आता देख करके वो थोड़ा परेशान हो जाती है और जल्दी जल्दी इस वक्त वो शालिनी जी के कमरे के अंदर दाखिल होती है। यहाँ पर इस वक्त शालिनी जी हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी और उन्हें इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर समारा के बेचारे पर फाइनली काफ़ी टाइम बाद स्माइल आई थी। वो धीरे से जाकर के उनके बगल में बैठते हुए पूछती है, क्या बात है आंटी, आप इतना खुश? ये सुनकर शालिनी जी अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, बस कभी कभी अच्छा लगता है ये सोचकर कि मेरा बेटा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पैदा हो गया है। ये सुनते ही समारा की सारी खुशी और अभी उसके चेहरे पर जो भी हल्की फुल्की स्माइल आई थी वो गायब सी हो गई थी और वो धीरे से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है वो दूसरे के लिए कितना खतरनाक है। शालिनी जी धीरे से समारा के थोड़ा और करीब आकर के बैठती हैं और उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहती हैं, अच्छा लगता है ये सोच करके पूरी दुनिया से लड़ने के लिए मेरा बेटा मेरे सामने हमेशा आकर खड़ा हो जाता है। और आज पहली बार मैंने उसके पापा को अपने सामने रिक्वेस्ट करता हुआ देखा है। पता है वो क्या कह रहे थे? समारा बस उनकी बातों को सुन रही थी, दिमाग तो उसका कहीं और ही था। वो बस धीरे से अपने चेहरे को किसी और ही ख्यालों में डूबे अपने सर को हाँ मिला दी थी। समायरा की बातें सुनकर शालिनी जी जो कि कुछ सोचते हुए कहती हैं, आकर के मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ मैं पुणे जाने से मना कर दूं और वो जो भी करते हैं वो नहीं करेंगे और अब उनका बर्ताव भी मेरे साथ ठीक हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या। ये सब सुनते ही समायरा जो कहती है, तो आप क्या उनकी बातों में आ गई? आप ऐसा मत करिएगा, आप चलिए पुणे और फिर पुणे चलेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। और आपको तो आपके बेटे इतना प्यार करते हैं, आपको उनके साथ ही रहना चाहिए। यहाँ पर तो कोई आपकी इज्जत नहीं करता ना। ये सुनते ही शालिनी जी जो उसके तरफ बहुत ही ध्यान से देखकर पूछती हैं, तुम्हें ये सब किसने बताया? और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मेरा पूरा परिवार है तो मैं भी अपने परिवार के साथ रहूँगी, अलग कहाँ जाऊँगी। और वैसे भी वो महाशय मुझे बुला तो रहे, लेकिन मेरे साथ रहने वाला कौन होगा? पर तुम तो होगी ना साथ में। जैसे समारा ने सुना था वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए धीरे से कहती है, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आप लोग का तलाक कब होगा। बस एक बार आप लोग अलग हो जाइए, उसके बाद मैं तो निकल लूँगी यहाँ से। और वो बस झूठी दिलासा देते हुए शालिनी जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, हाँ आपकी बहू तो आपके साथ ही रहेगी ना आंटी। ये कहने का समारा का मतलब था कि वाकई ही जिससे अंश की शादी होगी और जो शालिनी जी की बहू बनेगी वो तो हमेशा उनके साथ ही रहेगी। लेकिन वो मन ही मन कहती है, पर मुझे नहीं रहना उनके साथ, बहुत बुरे हैं। मुझे तो इतना डर लग रहा है सोच करके। और वैसे पुणे जाकर के जल्द से जल्द काम निपटा दूंगी मैं, ताकि मैं यहाँ से फुर्र हो जाऊँ। यहाँ से तो भागना भी मुश्किल है और पुणे के तो रास्तों को भी मैं बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छे से तो पहचानती हूँ। उसको इस तरह से कहीं और ही खोया हुआ देखकर शालिनी जी पूछती हैं, क्या हुआ तुम्हें? तुम अपने आप से बातें करने के लिए आई हो मेरे पास? अगर अपने आप से बातें करना है तो तुम अकेले बैठ कर के कर सकती थी। समारा धीरे से कहती है, ओह माफ़ कीजिएगा आंटी, वो मेरी आदत सी है, बचपन से अकेले रही हूँ ना तो खुद से बातें करने की आदत डाल ली। यह सुनकर शालिनी जी पूछती हैं, क्यों, तुम्हारा परिवार नहीं था? मौसी ने सख्त मना किया था कि समारा कभी भी ना तो अपने नाम के बारे में किसी के सामने जिक्र करे और ना ही अपने खानदान के बारे में। न जाने क्यों मगर वो हमेशा कहती थी कि अगर तुमने अपने परिवार या किसी का भी नाम लिया तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। और वाकई ही कई बार उसकी मौसी के हाथ से वो सिर्फ इसी वजह से पिटाई थी और बहुत बुरी तरह से। वो सब याद करते हुए समारा जल्दी जल्दी अपना चेहरा ना में हिलाते हुए कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, खैर ये सब छोड़िए, आपने नाश्ता किया? वो बात को तुरंत ही पलट दी थी। शालिनी जी जो कहती हैं, मैं थोड़ा परेशान हूँ मम्मी जी, पापा जी को जब ये बात पता चलेगी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मतलब देखो किस तरह से सुबह सुबह बोल करके निकल गया अंश। अब बाकी पापा जी और मम्मी जी मुंह फुला करके बैठे हुए हैं, क्या जवाब दूंगी मैं? और सबसे पहले
सबसे पहले तो पापा जी मेरे पापा पर ऐसे ब्लेम डालते हैं जैसे सारी गलती उन्हीं की है। ये सुनकर समारा जो कि थोड़ा क्यूरियस होकर पूछती है, वो जो उस दिन आए थे, दिखने में तो अभी भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। वो आपके पापा हैं? शालिनी जी कहती हैं, मुझे बहुत माना करते थे, लाडली थी मैं उनकी, और इसी वजह से शादी के वक्त सब कुछ बढ़िया था। इस परिवार को देखकर मुझे लगा कि ये परिवार तो कितना अच्छा, कितना पारंपरिक और कितना संस्कारी है। मैंने ये जिद किया था अपने पापा से, पर उन्होंने बड़ी समझदारी से इस बात को समझाते हुए कि आने वाले वक्त में अगर कोई भी दिक्कत होती है, सारी प्रॉपर्टी को मेरे नाम किया था, और अगर मेरे हिस्से से कुछ ख़त्म होता है, अगर मेरे कुछ हो जाने के बाद, तो वो सब कुछ अंश के हाथों में जाता है। अपने बिजनेस में उन्होंने अंश को भी पार्टनर बनाया है, और शुरुआत अंश के प्रैक्टिस की उन्हीं के साथ हुई थी। अंश को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं वो, और आज मेरे अगर इस घर में थोड़ी बहुत इज्जत बची है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे और मेरे पापा की वजह से। वरना मैं तो। ये सुनते ही समारा जो कहती है, नहीं आंटी, अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आपकी अपनी वजह से। एक बार आप सोच कर तो देखिए, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो सामने वाला तो आपको कमज़ोर समझेगा ना। और सच कहूँ ना तो ये जो आपके बेटे हैं ना, वो बस आपसे इतना ही चाहते हैं। आप बस एक बार अपनी ज़ुबान तो खोलिए, उसके बाद तो वो हैंडल करने के लिए हैं ही सबको। इतने खूंखार हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और आपको एक खरोच तक नहीं आने देंगे। ये सुनते ही शालिनी जी काफ़ी झटके से खड़े होकर के समारा से कहती हैं, ये किस तरह की बेहुदी बातें कर रही हो तुम, और क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? क्या तुम्हें मेरे शरीर पर कहीं कोई खरोच नज़र आ रहा है? ये सुनते ही समारा भी जल्दी से खड़े होते हुए कहती है, आप गलत समझ रहे हैं आंटी, मेरा कहने का वो मतलब। लेकिन तभी शालिनी जी अपना हाथ दिखाते हुए कहती हैं, क्या बताया मेरे बेटे ने तुम्हें? हाँ, तो अब तुम उसकी इतनी हितैषी हो गई हो, इतनी अपनी हो गई हो कि वो मेरे बारे में तुम्हें इस तरह की बातें बताता है। तुम जाओ यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से। समायरा से पहली बार शालिनी जी ने इस तरह से बात की थी, और जैसे ही समायरा को इस तरह धक्के मार करके कमरे से बाहर किया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान तो होती और साथ में काफ़ी ज़्यादा निराश भी, अपने लिए नहीं बल्कि आंटी के लिए, यानी कि शालिनी जी के लिए। वहीं शालिनी जी अंदर से दरवाज़ा बंद करके अपने मन में ही सारी दर्द भरी बातों को रखते हुए कहती हैं, ये बात मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं, वरना बहुत बदनामी होगी सबकी। इस खानदान में ऐसे बहुत सारे दुष्कर्म हुए हैं, और उसके काले राज को छुपाना मेरा फ़र्ज़ है। तभी तो समाज के सामने ये परिवार अच्छा नज़र आएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और फिर वो दरवाजे पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर देना बच्ची। वो समायरा के साथ इस तरह का बर्ताव करना नहीं चाह रही थी, मगर उन्हें डर था कि कहीं गलती से भी समायरा के सामने वो इमोशनल होकर के कुछ बोल ना दे, जिससे वो हमेशा डरा करती थी।